अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूँ आज का शो आज एक्सक्लूसिव विद तारिक चौधरी के साथ। नाज़रीन, 8 फरवरी से जो जमहूरी प्रोसेस शुरू हुआ था, आज अब उसका सारे मराहल मुकम्मल हो चुके हैं। इससे पहले असम्बली ने हल्फ लिया, चारों सूबों की हुकूमतें बन गई, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब का इंतखाब भी हुआ और उन्होंने हल्फ ले लिया और उन्होंने अपने काम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने थोड़ी देर पहले हल्फ उठाया और वो मुल्क के दूसरी दफ़ा पहले ऐसे सदर बने जिन्होंने इलेक्टेड सदर जिन्होंने दूसरी दफ़ा मुसलसल हल्फ लिया है। सारे मराहल मुकम्मल हो गए। अब जहाँ जाते हैं, जहाँ बात होती है लोगों की महफिलों में और संजीदा लोगों में, कारोबारी हल्कों में, एक ही सवाल होता है कि सारा कुछ हो गया तो अब आगे कैसे बढ़ना है, इकॉनमी का क्या होगा। लोग कहते हैं कि मुश्किल तरीन हालात हैं और इन मुश्किल तरीन हालात में रास्ता कैसा निकलेगा। और वो जो मैशत का पहिया अगर जामद नहीं है तो स्लो ज़रूर है, तो उसको तेज़ कैसे किया जाए, उसकी डायरेक्शन कैसे मुतय्यन की जाए और मुल्क को उस काबिल कैसे किया जाए कि जब अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। सबसे बड़ी डिबेट है। बाकी सियासी बातें जो हैं वो होती रहती हैं, चलती रहती है सियासत। ये ऐसा मौजू है जिस पर अब संजीदगी से सोचना पड़ेगा और वो हुकूमत जिसको बड़ा भारी मैंडेट मिला है पाकिस्तान की तारीख में उन हुकूमतों में शामिल है जिसके पास फ़िलहाल कोई सिवाय एक सियासी जमात जो उनकी अपोनेंट है उसके अलावा कोई बड़ा सियासी चैलेंज नहीं है। सुबह में हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, अक्सरियत है और थिन मेजॉरिटी नहीं है। अब किसी हुकूमत के पास कोई ऐसा जवाज़ नहीं होगा कि मेरे पास वोट कम थे और मुझे मेरे ऊपर दबाव था या मुझे किसी ने काम नहीं करने दिया। ये एक ऐसा मौजू है जिसके लिए हम उन लोगों को दावत देते हैं जो कि इस शोबे के एक्सपर्ट हो, जिनको पता हो, जो फील्ड में बैठ के काम करते हैं, बिज़नेस के साथ वाबस्ता हैं, इकॉनमी से वाबस्ता हैं या बिज़नेस और जो तजारत के मतलब मामलात हैं उनको एनालाइज करते हैं। बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल है मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट जनाब एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब। एहसन साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। साकिब रफ़ीक साहब हैं, आप हेड करते हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। साकिब साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और साथ मेरे मौजूद हैं लाहौर से स्काइप पर जनाब खाकान साहब जो कि माहिर हैं माशी अमूर के, चंद साल पहले एडवाइज़र रहे हैं वज़ारत फ़िनांस के ख़जाना अमूर पर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। खाकान साहब, आपका शुक्रिया। सर, आपसे शुरू करता हूँ। सबसे पहली मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन हल्फ उठाया था उसी रात को उन्होंने की मैशत के हवाले से कि मैशत को कैसे आगे बढ़ना है। मैशत के बारे में कहा जाता है कि इस मुल्क, उस मुल्क में या उस महल्ले में, उस शहर में कोई 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ पर अफरा तफरी हो, जहाँ पर इस्तेहकाम ना हो। आप ये बताइएगा कि इस्तेहकाम जो है पाकिस्तान में कितना ज़रूरी है, सियासी इस्तेहकाम तजारत के लिए, बिज़नेस के लिए, और वो कैसे हासिल होगा? चौधरी साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ है और जरदारी साहब ने जो हल्फ उठा लिया है, इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अब हमें पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना पड़ेगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी एज अ बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदे के तौर पे कि इकॉनमी के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मतलब IMF के साथ जो भी बातचीत हो हमें उसको ऑनर करना चाहिए और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जो भी हमारा आगे आने वाला बजट है उसे पहले। और अगर हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है अगर उसको इनकरेज करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन्होंने अब क्योंकि बैंक्स का इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हो गया, उन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्ट करने की बजाय वो पैसे बैंक्स में रखना शुरू कर दिए। तो हमें लोकल जो इन्वेस्टर है उसको इनकरेज करना है और जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा फंस गया हुआ है उसके रिवाइवल के लिए भी गवर्नमेंट को कोई ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो छोटे मजदूर मिस्त्री जो अब जिनको अब नौकरियां नहीं मिल रही और जो प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए हैं वो भी दोबारा से चल सकें। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि हमारे मुल्क में गुज़श्ता चंद सालों से सारे के सारे निसार जो है वो रियल एस्टेट बिजनेस पर रहा, जिसकी वजह से बाकी कारोबार मुतासर हुए या ठप होकर रह गए। गैर पैदावारी नॉन प्रोडक्टिव बिजनेस कहा जाता है और पिछली हुकूमत ने, केयरटेकर हुकूमत ने भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो आप हमेशा रियल एस्टेट बिजनेस पे तवज्जो क्यों देते हैं, क्यों समझते हैं कि इसके अलावा और कोई तरीकाकार नहीं और कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का? सर, मैं ये समझता हूँ कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ लगनी चाहिए, लेकिन एकदम से बिल्कुल पॉलिसी शिफ्ट नहीं आ जाना चाहिए। जिस तरह से पिछली गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम दी थी फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर और जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स का और लोकल इन्वेस्टर्स का पैसा उसमें लगा था, और उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आई काफ़ी उनके मसाइल थे, उन्होंने पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया।
तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जिन लोगों के पैसे लगे हुए हैं उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए, और उसके साथ साथ हमें जो इंपोर्ट है, उस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारी इंडस्ट्री है, उसके लिए मज़ीद कैपेसिटी इंस्टॉल करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। और वो चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडस्ट्री में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कोई रिबेट दे, टैक्स रिबेट दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो, और जिससे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करेंगे और वो चीज़ें जो पाकिस्तान बाहर से मंगवा रहा है वो यहाँ पे बननी शुरू हो जाएंगी। सगर साहब, आप ये बताइएगा कि ये मुफाहमत की बात तो बड़ी आसान है, कह देना कि मुफाहमत होनी चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसा एक ताजिर बरादरी की ऐसी कम्युनिटी है जो लोगों को बिठा सकती है, स्टेक होल्डर्स को बिठा सकती है। आपके जहन में ऐसा आइडिया है कि आपको कॉन्फ्रेंस करें, आपको एपीसी करें, आपको कट करें और सारी जमातों को बिठाएं, बिठा के कहें कि जी ये जो मैशत है इस पे सियासत नहीं करनी, IMF पे सियासत नहीं करनी, बाकी जो कुछ करें, ऐसा किरदार अदा किया जा सकता है कोई? तारिक साहब, आपने जब बात की इस पर, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज पिछले कई सालों से काम कर रहा है। हमने तमाम हुकूमती अहदेदारान से जब भी रियासत से लोगों से मिले तो हमने ये बात की कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बैठ के आपस के इख्तलाफात को बुला के ऐसे फैसले लें, बेशक कठिन फैसले लें। बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ खड़ी है। ये ताजर बरादरी जिसने इस मुल्क को हमेशा मुश्किल में पड़ने पे साथ दिया, मदद की, सब कुछ निकाला, तो हम आगे भी साथ चलेंगे। बट तमाम आप पार्टीज अगर मिल के वो लॉन्ग टर्म फैसले लिए जाएँ, वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी की बात है। मेरे भाई एहसन ने अभी जिक्र किया कि कुछ शिफ्ट होना चाहिए पॉलिसी में, तो एकदम शक्तम नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये बात करूंगा कि इस वक्त जो अनसर्टेनिटी थी मार्केट में, जो एक कॉन्फिडेंस लूज किया हुआ था इन्वेस्टर ने, वो यही था कि आए दिन हम एक नई पॉलिसी, आए दिन हम एक नई शिफ्ट इन द डायरेक्शन देख रहे होते थे। तमाम सियासी जमातें अगर बैठ के चार्टर, और सब ने एक्सेप्ट भी किया हुआ, खान साहब हो गए, मियाँ साहब हो गए, सब ने एक्सेप्ट भी किया हुआ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी होगी, आपकी मईशत मजबूत होगी तो ये मुल्क चलेगा। तो ज़रूरत अभी भी इस बात की है। IMF ने आपको एक गुड सिग्नल दे दिया, वो वेट कर रहे हैं कैबिनेट के बनने के ऊपर, बातचीत करने के ऊपर तैयार हैं। उनके साथ भी बैठ के बात की जाए। उनका खर्चा क्या होता है, बाहर के इन्वेस्टर का खर्चा क्या होता है, कि विद द चेंज इन पावर, विद द चेंज इन ऑफिस, देयर इज अ चेंज इन पॉलिसी। और फिर आप समझते हैं कि अगर ताजिर कम्युनिटी इसको लेकर चलेगी तो ये ताजिर कम्युनिटी कब से चाह रही है? हमारी ऑल पाकिस्तान सेविंग्स प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर, उसमें भी हमने तमाम हुकूमती इदारों से और सबसे बात की। खान साहब, आपकी तरफ आता हूँ, आप ये बताइएगा कि अब अप्रैल 2024 में ये ख़त्म होना है और हमें अगली किस्त लेनी है इस रिव्यू की, जो कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट था, और अच्छा सिग्नल आया। कल उनके तर्जमान का बयान आ गया कि जो ख़त्म किताबत हुई है, हम उसका क्रक्स तो यही कि हम उसका असर नहीं लेते और हम नई हुकूमत के साथ काम करेंगे। आपको तोको है कि ये वाला जो मामला है, ये जो अप्रैल में ख़त्म होना है, उसको उस पर कामयाबी से नेगोशिएट कर लेंगे और इसको मुकम्मल करेंगे इस प्रोग्राम को, ताकि उसके बाद दोबारा आगे का सोचा जाए? जी साहब। तारिक साहब, चूंकि एक नई हुकूमत आई है तो हमें ये अदराक करना चाहिए कि मुल्क खड़ा कहाँ है। मेरा ख्याल है बहुत से लोग शायद समझ नहीं पाते। 24 में IMF प्रोग्राम को मांगने जा रहे हैं, 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े हुए आ रहे हैं। ये तो एक स्टैंड बाय इंटरिम अरेंजमेंट है। इसके मेरा ख्याल है $1.2 बिलियन आपको मिल जाएंगे जब आप मार्च में या अप्रैल में जब भी इसका रिव्यू कराएंगे। 76 साल हिस्ट्री में 24 बार ICU के डॉक्टर के पास गए हैं। आप जरा खुद सोचिए कि अगर आप एज अ पर्सन 24 दफा अपनी 76 साल लाइफ में गए हो ICU में, तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि भाई आपने क्या डाइट नहीं अच्छी खाई, आपने वजन नहीं कम किया, आप दौड़े नहीं, आपने एक्सरसाइज नहीं की, आपने अपने खर्च और जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको ठीक नहीं किया, क्या किया आपने अपनी जिंदगी में? तो पहले तो ये समझिए कि इस वक्त भी वहां खड़े हैं कि IMF के पास नहीं जाएंगे तो ये $25 अरब जो आपको इस साल कलेक्ट करने हैं, जिसमें रीप्रोफाइलिंग भी है, डेट्स की, डेट पेमेंट्स भी हैं, मार्कअप पेमेंट्स भी हैं, करंट अकाउंट भी है, कमर्शियल पेमेंट्स भी हैं, और दोस्तों के पैसे जो हैं उनसे भी कहना है कि प्लीज इस साल ना लीजिए, और फिर अगले साल भी इतनी ही रकम चाहिए, उससे अगले साल भी इतनी ही रकम चाहिए। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 9% है हमारे GDP का, इंडिया 22% पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो 9% है। इर्द गिर्द के ममालिक को देखें तो 15 से 18% पे खड़े हुए हैं। अब मुझे बताइए कि यहां से तो पहले तो रियलाइज करें वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। जून में चले जाइए, IMF का प्रोग्राम नहीं था, $3 अरब के ज़खायर थे, डिफॉल्ट की जो गुफ्तगू है वो ज़बानी आम मतलब हर कोई कर रहा था। सो पहले तो रियलाइज करें कि ये छोटे छोटे मामलात से ये मुल्क ठीक नहीं होगा। नंबर 1 बात यह है कि आपको एक IMF का नया प्रोग्राम करना है,
दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू डू। उसकी वजह यह है कि आप अगर खुद अपनी पहले प्रेपरेशन नहीं करेंगे, आप IMF से क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं? वो आएंगे, वो आपको 1-1.5 हफ्ते में क्या बता दें कि आप उन्होंने क्या आपको देना। ये भी कतई एक मिसनोमर है। ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, ये एक मुल्क का प्रोग्राम है। मैं हर मुल्क को ये समझाता हूं कि ये आपका प्रोग्राम है। IMF में जाने से पहले मुझे बताइए तो कि मतलब अगर मैं आपसे आके पूछूं, आप बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आप बिजली में क्या चाहते हैं, आप ग्रोथ में क्या चाहते हैं, आप प्रोडक्टिविटी में क्या चाहते हैं, आप टैक्स में क्या चाहते हैं। सो थिंग्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी कॉम्प्लेक्स इन पाकिस्तान। दे शुड नॉट बी टेकन इजीली। पाकिस्तान आज भी, मैं माजरत से ये कहता हूं, एक आउटसोर्स्ड मॉडल पे ही रिलाई करने की फिर कोशिश कर रहा है, जो मैं खबरें देख रहा हूं। दिस इज नॉट अ गुड वे टू रन अ कंट्री। आप समझते हैं कि आपको खुद सोचना होगा कि आपने आने वाला जो हमने रिव्यू लेना है उसमें अपने पास क्या ठोस तजावीज़ हैं। जो हाइब्रिड सिस्टम है, जो आपने कहा कि उधार लिया हुआ सिस्टम, उस पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बात नहीं चलेगी। हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ इकॉनमी से जुड़े हुए और आइंदा आने वाली गवर्नेंस है और किस तरह से जो पहिया है वो अगर चल भी रहा है तो सुस्त है, उसको तेज़ कैसे करना है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। वक्फे से पहले बातचीत हो रही थी कि अब IMF के साथ जाना है तो किस तरह से जाना है और किन तजावीज़ के साथ जाना है। साथ साथ हमारे मेहमान उन प्रैक्टिकल मसाइल का तज़किरा करते हैं जिनका सामना है बिज़नेस कम्युनिटी को, जो कि किसी मुल्क की सबसे अहम, जिसे कहते हैं कि की बोन जो एलिमेंट होता है वो तजारत और बिज़नेस होती है, जिसकी तरफ हमारे यहाँ तो जो है बहुत कम दी जाती है। एहसन साहब, आप बिज़नेस करते हैं, आप ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लीड कर रहे हैं। हमारे यहाँ आए रोज़ एहतजाज होते हैं। एक तरफ का नुक्ता नज़र है कि जी एहतजाज तो बिल्कुल हक है, डेमोक्रेटिक हक है, मुल्क की एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, एहतजाज क्यों ना किया जाए। ताजर कम्युनिटी कहती है जी कि जब एहतजाज होता है, सड़क बंद होती है, रास्ता बंद हो जाता है, उसके नतीजे में कारोबार मुतासर होता है। इन दोनों जो दो एक्सट्रीम्स हैं, इनके दरमियान रास्ता क्या हो सकता है कि एहतजाज भी करना है और कारोबार भी चलता रहे? सर, ये देखें, 2013 में हमारे इलेक्शंस हुए, 2018 में हुए और उसके बाद अब 2024 में हुए। तो ये हमारे जो नेशन है उसको देखना होगा कि हम हर दफ़ा इलेक्शंस के बाद ये कहते हैं कि धांधली हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान इस तरह के प्रोटेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं ये गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि प्रोटेस्ट के लिए एक जगह डेजिग्नेट कर दी जाए जिसने भी प्रोटेस्ट करना, और मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उस जगह पे जाके उसको कवर करें, क्योंकि इनका इशू ये होता है कि उसको कवर नहीं किया जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हमें एक प्रोटेस्ट फ्री तो हमारे यहाँ सियासी जमात है, वो कहती है कि हमने शऊर इतना ज़्यादा दे दिया आवाम को कि वो एहतजाज करते हैं और एहतजाज करके अपना हक लेते हैं। तो अगर कोई उस पर एतराज़ करे तो कहते हैं ये भी उनका साथी है, जिनको कहते हैं कि उन्होंने चोरी किया, मैंडेट चोरी किया। तो उल्टा नुकसान होता है अगर कोई एहतजाज के खिलाफ बात करे। सर, ये तो होता है, लेकिन आप देखें, जब अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा था तो हम जब यहाँ पे आ रहे थे तो ट्रैफिक ब्लॉक थी। उसके अलावा जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है, स्कूल बंद होते हैं, मार्केट्स बंद होती हैं, तो उसे हमें ये एवेल्युएट करना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट का कितना टैक्स रेवेन्यू का लॉस होता है। तो इसके लिए अगर हमें कोई कानून साजी करनी पड़े तो मैं समझता हूँ कि हमें कानून साजी भी करनी चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जगह पे बैठकर इस बात पे मुत्तफिक होना चाहिए कि ये अब जो सियासत है ना, इसको हमें एक नए रुख पे लेके जाना है, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों का सवाब है। और अगर अब भी हमने ना सबक सीखा तो मैं समझता हूँ कि शायद फिर बहुत देर हो जाएगी। अच्छा सागर साहब, आप ये बताइएगा कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था नेपरा की, वो कहते हैं जी कि दो बड़ी रुकावटें हैं। एक जो गैर मामूली होशरुबा ये जो टैरिफ है बिजली का और गैस का, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सनती तरक्की, कारोबारी तरक्की नहीं हो पाती। अब दूसरी तरफ ये है कि हमारे यहाँ सर्कुलर डेट है अरबों रुपए का, दोनों शोबों का, गैस का और बिजली का। तो इसका क्या रास्ता निकाला जाए? तारिक साहब देखें, क्विकली कुछ चीज़ों के ऊपर मैं हाईलाइट करूँगा बात, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बात होनी चाहिए। आज आपका जो एक्सपोर्टर है, आज आपका जो प्रोड्यूसर है, उसको यही नहीं पता कि अगले चंद महीने बाद बिजली की क्या प्राइस होगी, और वो एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में वो एक कीमत पे कर रहा होता है कि जो प्रोडक्ट या वो इन्वेंट्री बना के सेल भी कर चुका होता है। ये हम मानते हैं कि एक सर्कुलर डेट एग्जिस्ट करता है, बट यहीं पे वही बात जो हम पहले कर रहे थे कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है। हमने जो मुआहदे माजी में किए, उन मुआहदों को रिवाइव करने की ज़रूरत है। आगे आके देखिए, नेवर इज़ टू लेट। आज हम बैठ के बात करते हैं कि हमने बिजली को कैसे सस्ता करना है, आज हम ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर बात करते हैं, आज हम देखते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर कैसे काम करना है, आज हम आके देखते हैं कि हमने ये शऊर की आपने बात की, तो आज हम आके देखते हैं कि शऊर में हमने पाकिस्तान को आगे
आगे कैसे लेके जाना, वी हैव टू क्वेश्चन द वन कि जिसको हमने वोट दिया है, कि हम उससे सवाल करें, ना कि हम उसको सवाल करें कि जिसको हमने सपोर्ट ही नहीं किया हुआ। हमें ये देखना है कि हमारी इंडस्ट्री को प्रमोट होने से कौन चीज़ रोक रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी की बात जहाँ आप कर रहे होते हैं, आज हम रीजनल कनेक्टिविटी में बिल्कुल काम नहीं कर रहे। हम सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ काम नहीं कर रहे, हम राइट या लेफ्ट कहीं पे हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, हम कहीं पे बात नहीं कर रहे। हमें रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने की जरूरत है, हमें करेंसी, लोकल करेंसी में ट्रेड करने की प्रमोट करने की जरूरत है, हमें बैंकिंग चैनल्स को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, हमें एयरलाइंस के ऊपर एस्टैब्लिश। आज हमने कुछ नजदीक के ममालिक में जाना होता है, बट हमें एक लंबा हाँ, तो इस सूरत में मुझे बताएं कि एक एक्सपोर्टर कैसे अपनी प्रोडक्ट भेज सकेगा जब कोई देयर इज नो डायरेक्ट एक्टिविटी। तो इन तमाम चीजों के ऊपर बैठ के बात करने की जरूरत है। SAFC के अंदर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मईशत में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मैं बात करता हूँ क्योंकि बड़ा अलग से सब्जेक्ट है, मतलब एक दफा इन्वॉल्व कर लूँ खाकान साहब, एक तो ये इशारा आया है कि जो 3 साल का रिव्यू लेना है पाकिस्तान ने, दूसरा ये कि कुछ इसके साथ साथ उन्होंने जो कि काम करने का इंडिकेशन दिया, तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। एक अच्छी खबर ये भी है कि मॉडीज ने कहा कि हमने जो नेगेटिव से अपनी रेटिंग है उसको थोड़ा सा इस्तेहकाम की तरफ जाने की बात की है। फिर कुछ हमारी बरामदात में 13-14% इजाफा हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ें जो है इसको सिल्वर लाइनिंग कह सकते हैं और इस पर हम बेंचमार्क बना के आगे बढ़ सकते हैं इस पर। तारिक साहब, जब से IMF के प्रोग्राम का इजरा हुआ है, जो लास्ट स्टैंड बाय अरेंजमेंट है इस वक्त, उसकी वजह से आपके चूंकि रिजर्व्स $8 अरब के करीब चले गए हैं और थोड़ी सी करेंसी में भी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, इन्फ्लेशन भी डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, तो एक नेसेंट सी अर्ली सी मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क में जरूर मौजूद है। बट याद रखिए कि इसका ताल्लुक इन चीजों से, और एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ मेजर्स दिए जिसमें डी-डॉलराइजेशन, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को देखना, डी होर्ड, ये जो होर्डिंग के मसाइल थे और स्मगलिंग के मसाइल थे, इनको इन पे कोई इन द शॉर्ट टर्म काबू पाना है, ये एक अच्छी चीज है। बट आपके मसाइल जैसे अभी इन्होंने बहुत अच्छा रखा ना, अब एनर्जी सेक्टर है, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर मुल्क को बिठा नहीं रहा, ये मुल्क को रोके हुए है हर तरह की ग्रोथ से। महंगी भी है, इनएफिशिएंट भी है, स्टेट के पास है। सो लोगों को जाके नैरेटिव बताएं कि टेलीकॉम सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। मैं दुबई बैठा हूं, लंदन बैठा हूं, लाहौर बैठा हूं, मैं आपसे खुलकर उसी तरह गुफ्तगू कर लेता हूं जिस तरह की मैं कहीं भी हूं। ये है टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी में देने का कमाल, मुल्क को डीरेगुलेट करने का कमाल। सो एक बहुत बड़ा एनर्जी सेक्टर का रीथिंकिंग करने की जरूरत है। ये छोटी छोटी चीज, मतलब कि हर वक्त कहा कि जी इसकी बिजली की कीमत किसानों की कम कर दें, इसको इधर से इधर कर दें। आपका तो एक पूरा टैरिफ रिफॉर्म, IPPs के साथ रीनिगोशिएशन, पाकिस्तान के डिस्कोस को निकालना। मैं फिर सुन रहा हूं कि आप इनको प्रोविंसेस को दे रहे हैं, जरा खुद सोचिए ना, मुझे बता दीजिए कि क्या फेडरल में ज्यादा कैपेसिटी है कि प्रोविंसेस में ज्यादा कैपेसिटी है? और ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होती। मुल्क कोई दुनिया में मुझे ऐसे दिखाइए जिन्होंने अपनी एनर्जी सेक्टर को स्टेट रन में रखा हो और वो कह रहे हो कि बहुत कामयाबी से हम उनको चला रहे हैं। सो बहुत बड़ा रीथिंक एनर्जी पे चाहिए। आई थिंक अ सीरियस टीम शुड फर्स्ट सिट एंड री इमेजिन कि आखिर एनर्जी सेक्टर का एम्बियंस होगा क्या। ये इतना बड़ा रिफॉर्म है इन इटसेल्फ, यही 3 साल में डिलीवर हो जाए ना पाकिस्तान में इंडिजिनस रिसोर्सेज पे जाना, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा बात है जी। अच्छा एहसन साहब ये बताइएगा कि आप, हमने हमेशा सुना है इतने सालों से यहाँ कि जी ताजरों को इत्मीनान में लिया जाए, बजट साजी का आ रहा है, बजट को हमने देखा है कि जाते भी हैं हमेशा वज़ारत ख़ज़ाना के वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, मीटिंग करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे, वो जो वहाँ पर फाइलें इतनी मोटी मोटी तैयार होती हैं वो कहाँ जाती हैं, उन पे अमल क्यों नहीं होता? और इस दफ़ा अगर आपसे पूछा जाए, आपके पास कोई आए कि जी इतने मुश्किल हालात हैं, तजवीज़ क्या होगी आपके पास? या सिर्फ फोटो सेशन के लिए आए चैम्बरों के पास, पता चला वज़ीर साहब आए हैं, आपकी भी इज्जत होगी, उनकी भी इज्जत हो गई, करना क्या है, तजवीज़ क्या है आप लोगों के पास? सर हम हमेशा से बजट के बारे में तजवीज़ देते हैं और मैं ये समझता हूँ कि उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, लेबर की स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात करते हैं, और उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल होनी चाहिए। जो POS इंटीग्रेशन है रिटेलर्स के ऊपर, वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होना चाहिए। हर वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा हुआ है उसको जब भी आप ट्रैक करें किसी ऐप के थ्रू, आपको पता लगे कि ये सेल टैक्स पे होकर मार्केट में बिक रही है। हमें नए टैक्स पेयर्स ढूंढने की ज़रूरत है। तो इस तरह की हमने बहुत सारी बातें लास्ट ईयर डार्क
डार साहब के साथ भी की, बहुत सारी नशिस्तें हुई हमारी उनके साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बातें, 2-3 बातें उसमें हमारी मान ली गई, लेकिन ज़्यादातर बातें आखिर में नज़रअंदाज कर दी गई। और हम ये चाहते हैं कि इस दफ़ा तमाम चैम्बर्स मिलकर बैठकर एक दफ़ा अपने कंसेंसस से इंस्टेड अलग-अलग अपनी सजेशंस दें, अगट्ठी सजेशंस दें। अच्छा साकिब साहब, आपने एक बात की कनेक्टिविटी की, अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बात कर ली जाए कि हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क जहाँ पे हम बैठे हैं, हमारे ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ बड़े मुल्क हैं, लेकिन हमारी बावजूद हमारी फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, हमारी कश्मीर पॉलिसी के इशू है, हमारी अपने पड़ोसियों के साथ तजारत नहीं है। ये क्या इस बात का कोई इम्कान है, इस बात की कोई प्रैक्टिकल तजवीज़ है कि हम तजारत भी करें और अपने जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा स्टैंड है, उस पर भी कायम रहें? देखिए जी, हम तो पिछले साल भी सागदार साहब से मिले, बजट से पहले उन्होंने बुलाया, मैं और इस्लामाबाद चेंबर हम इकट्ठे वहाँ पे मौजूद थे, हमने एक प्रेजेंटेशन दी। वन ऑफ द मेन एजेंडा पॉइंट, वन ऑफ द मेन हाईलाइट जो हमने आइडिया ड्रिवन उनको एक बात की कि रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल ट्रेड एंड लोकल करेंसी के में तजारत ये करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के एक्सपोर्टर को जो प्रमोट करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल लिस्ट को जो सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अब एक मुल्क की कंपनी आके इंडस्ट्री लगाएगी तो वो राइट लेफ्ट एक्सपोर्ट कर नहीं सकती, तो क्यों आपके मुल्क में आएगी? तो यही डिमांड हमसे मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ एम्बेसडर्स भी कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आके हम इंडस्ट्री लगाएं, अगर हम कुछ करें तो हमें रीजन कनेक्टिविटी, वो जो प्रोडक्ट तैयार भी जाएगी कहाँ? हम पूरी उम्मीद है इन्फ्लेशन का देखें थोड़ा सा गिर रही है, इंटरेस्ट रेट आगे कम होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, देयर इज अ पॉजिटिव वाइब्स कमिंग इन अंडर द एसआईएफसी। आप समझते हैं कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि कोई प्रैक्टिकल सूरत निकल सकती है? जी निकल सकते हैं। मैं वही बात करूंगा, मैं दोबारा सिर्फ आऊंगा कि जब एसआईएफसी के अंदर बहुत सारे अच्छे इकदाम हो रहे हैं और ये सजेशन को बारहा दी जा रही है, मुल्क के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम हो रहा है, तो यकीनन वो सोचेंगे, यकीनन वो इस पे कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इसमें कोई सिल्वर लाइनिंग ये है कि एसआईएफसी जिस स्टेज पे चली, जिस ट्रैक पे चली है, इस पे चलते रहे तो बहुत सारी चीज़ों के जो मुश्किल थी पहले, उनके सोल्यूशन निकल सकते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। बातचीत हो रही थी कि किस तरह से रीजनल कनेक्टिविटी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और एसआईएफसी का तज़किरा हुआ। एसआईएफसी हमारे मुल्क में गुज़श्ता साल एक तजर्बा किया गया कि सारी लीडरशिप जो है, मिलिट्री लीडरशिप है, बिजनेस लीडरशिप है और जो हमारे सिविलियन इलेक्टेड हमारी लीडरशिप होती है, वो बैठ के उन्होंने इसको चलाया और उसके बारे में अच्छी वाइब्स आई, अच्छे इंडिकेशन आए और हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने भी उस पर एतमाद का इजहार किया। खाकान साहब, आप ये बताइएगा कि कैसा रहा तजर्बा, क्योंकि उसके बारे में अब एनालिसिस ये आ रहा है कि केयर टेकर के दौर में कुछ इस्तेहकाम भी था, कुछ ये था कि माली डिसिप्लिन भी आया, तो वो जो एसआईएफसी का तजर्बा है उसको एक ब्रॉडर टर्म में एक इलेक्टेड हुकूमत जो है वो कैसे लेके चल सकती है आगे बढ़कर, ताकि स्टेक होल्डर भी रहें और जो इलेक्टेड हुकूमत का इनपुट भी उसमें हो। देखिए, एसआईएफसी एक कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म है जिसमें चूंकि सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी प्लस चारों प्रोविंसेस एज वेल एज द फेडरल गवर्नमेंट जो है मौजूद होती है, तो इट्स अ गुड कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म। पाकिस्तान में जो इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है उसका लार्जली ताल्लुक, जो मैंने इतना सर्व किया है पाकिस्तान में और पाकिस्तान को भी देखा है और दूसरे ममालिक में भी, वो कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक जो है वो बहुत जरूरी है टू गेट थिंग्स इम्प्लीमेंटेड। तो आई थिंक एक तो ये रोल है। दूसरा ऑफ कोर्स दुनिया को कहना कि हम सीरियस हैं कि आप एफडीआई लाएं, पर इसके साथ साथ कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर को अगर कोई वन विंडो अपॉर्चुनिटी मिल जाए और उनको भी ये हो, फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ना, और फिर जो एसआईएफसी एक जो पॉलिसीज इनर्शिया में चली जाती हैं, यानी कि उसकी वजह ये होती है कि कई दफा लोग उस तरह मिनिस्ट्रीज में काम नहीं करते बिकॉज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का डर होता है। आपको मालूम है कि एसआईएफसी के जो फैसले हैं वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में भी शायद चैलेंज नहीं हो सकते, स्पेशली नैब में, तो उससे भी तकवीयत मिलेगी कि जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट है, जो डिविजन्स हैं, जो कि जिसमें कोई इनर्शिया आ जाता है तो वो भी आगे बढ़ सकता है। ये सारी बातें सही हैं। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान और किसी भी मुल्क को कामयाब बनाने के 3 जुज़ होते हैं। एक होता है कि ओवर आर्चिंग डेमोक्रेसी हो, जो पाकिस्तान में 8 फरवरी को आई। एक जुज़ होता है सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक उस तरफ एसआईएफसी के मैकेनिज्म। एक तीसरा जुज़ है पाकिस्तान में, वो आउटसोर्स्ड है। ये आप मुझे 3 साल बाद भी इंटरव्यू कर लेना तारिक, मैं तब भी आपको यही बात कहूंगा। मैंने इतना करीब से पाकिस्तान को अब देखा है कि एक जो टेक्नोक्रेसी की इनपुट है वो टोटली डिपेंडेंट है कि आईएमएफ आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा, मल्टीलैटरल्स आएंगे, कोई गेट्स फाउंडेशन के पास जाएंगे। यार गेट ओवर दिस।
पाकिस्तान सीरियसली नीड्स टू थिंक ऑन इट्स ओन। बहुत से लोग मौजूद हैं, चेंबर्स हो गए, पाकिस्तान की एकेडमिया है, पाकिस्तान के पॉलिसी, यानी इन सारे जो स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के, उनको साथ बैठा के अपने खुद जो है खुद साख्ता सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड जो है हम अगर सोल्यूशन तलाश करेंगे तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होंगे। एहसन साहब, आप ये बताइएगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क में तरक्की करनी हो तो एक तो सनती ढांचा जो है उसको मजबूत होना चाहिए, फूड इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो फूड प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत होगा तो मुल्क का पहिया जो है सनती पहिया चलेगा। इन तीनों चीज़ों का फुकदान है हमारे यहाँ। वजह उसकी ये है कि हमारे यहाँ 5 साल का प्लान नहीं बनता, 6 साल का प्लान नहीं बनता, प्लान बनता है कि कल या आज कैसे गुजारनी है। तो लॉन्ग टर्म में प्लानिंग कैसे होगी, कैसे होनी चाहिए? सर, लॉन्ग टर्म में मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आजकल आप देखें कि हमारे मुल्क में जो प्याज की कीमत है वो कितनी ज़्यादा हुई हुई है, ये सिर्फ एक हमारी, मैं ये समझता हूँ कि वो थॉट प्रोसेस को बताती है कि हम जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्रोग्राम होता है ना कि आज अगर कोई मसला बन गया तो उसको कैसे हल करना है, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं होती। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि व्हीट जो है वो जो हमारे पास यहाँ पे फ्लावर मिल्स को प्रोवाइड की जा रही है वो इस काबिल नहीं है कि उससे आटा बनाया जा सके, और सारी व्हीट मिल्स उसके ऊपर जो फ्लावर मिल्स हैं वो एहतजाज कर रही हैं, और फिर वो प्राइसेस भी वो डिमांड की जाती हैं जो उनके लिए फिजिबल नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए, एक 5 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए, और फिर उसको 1-2.5 साल पे हमें रिव्यू करना चाहिए कि जो हमने गोल सेट किए थे क्या वो हमने अचीव कर लिए या नहीं किए। मैं समझता हूँ कि हमें प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए कि हमने 5 साल के ये ऑब्जेक्टिव बनाए, 2.5 साल में ये हमने अचीव कर लिए या नहीं किए। और इसी तरह से जो आप रीजनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, आप देखिए जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनकी 70% ट्रेड इनसाइड आसियान रीजन है। तो हमें भी ज़रूरत इस चीज़ की, हमारा जो ECO का प्लेटफॉर्म है और जो दीगर जो SAARC का हमारा प्लेटफॉर्म है उसको इफेक्टिव किया जाए और रीजनल ट्रेड को इनकरेज किया जाए। अच्छा साकिब साहब, 2 सवाल हैं आपसे, चूँकि 2-4 मिनट है मेरे पास। एक तो ये अगर निजकारी की बात की उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने, अगेन मैं मेंशन करूंगा कि पहले इजलास में उन्होंने कहा कि मेरे पास वो लेके आए फाइनल प्लान क्या है PIA की निजकारी का, और बाकी जो वाइट एलिफेंट्स हैं। अब ये होता ही है कि सियासत की नज़र होता है कि हर हुकूमत जो अपोजिशन में होती है कहते हैं जी निजकारी होनी चाहिए, और जब वो हुकूमत में आते हैं कहते हैं नहीं जी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। निजकारी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाएगी, इस हुकूमत कर पाएगी, क्योंकि इसके बाद गुजारा अब नहीं है पाकिस्तान। देखिए जी, निजकारी होती है या नहीं होती है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होना या नहीं होना ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, बट ये एक लॉन्ग टर्म डिमांड है हमारी। ये तमाम स्टेट और एंटरप्राइजेज आप चाहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी चाहती है, वो अरबों रुपया जो आप इन इदारों के अंदर डाल रहे हैं, वो टैक्स का पैसा है, वो कहीं और वो सेहत पे लग सकता है, वो तालीम पे लग सकता है, वो मईशत को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लग सकता है। तो ये तो लॉन्ग टर्म हमारी डिमांड, और ये होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि वज़ीर साहब आज कर दें फैसला, तो ये हम तो चाहेंगे कि आज हो जाए। गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास मैंडेट है, और ये SAFC के मैं बार बार जो मिसालें दे रहा हूँ, क्यों, अब आप देखिए आज मैं देख रहा था सेंटिमेंट्स ऑफ द स्टॉक मार्केट आर वेरी हाई एंड वी आर होपिंग कि ये 1 लाख पॉइंट्स को टच कर सकती है। तो इस वक्त तमाम चीज़ें फेवरेबल कंडीशन में है, कुछ सख्त फैसले ले लें, इस मईशत को बचा लें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ काम कर लें, आने वाले सालों के लिए काम कर लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर दें, पाकिस्तान को माशी तौर पर इतना मजबूत कर दें कि तमाम जो हमारे फ्लॉज हैं वो ठीक हो जाए और हम एक दफा दोबारा से पांव पे खड़े हो जाए। खाकान साहब, आखिरी सवाल, आखिरी 2 मिनट है आपसे। 2 बातें, एक तो उन्होंने कहा कि सख्त फैसले कर लें। सख्त फैसले हर रोज सुनते हैं और सबका उनका अल्टीमेटली जो उनका जो बोझ है वो आम आदमी पर पड़ता है। ऐसे कौन से फैसले हैं मजीद जो मजीद सख्त किए जाए, कौम तो तैयार है, वो कौन से हैं? दूसरा, एक तजवीज़ आई है IMF की तरफ से कि जो एक नीम खुद मुख्तार या सेमी ऑटोनमस एक बॉडी बनाई जाए जो कि फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे टैक्सों को देखे। जरा बताइएगा दोनों बातों इनकी क्या हकीकत है, कहाँ तक ये पॉसिबल होगा? एक तो ये समझ लें कि सख्त फैसला कीमतें बढ़ाना कतई तौर पे नहीं है। सख्त फैसला ये है कि क्या आप रीथिंक कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर को, और जैसे प्राइवेटाइज कर सकते हैं, नया टैरिफ ला सकते हैं। सख्त फैसला कतई तौर पे ये नहीं है कि आप टैक्सेस बढ़ा दें। सख्त फैसला ये है कि क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिवली तंजीमें नौ करके पाकिस्तान में इन्फोर्समेंट कर सकते हैं टैक्सेशन की कि नहीं। सख्त फैसला ये है कि 6 FPR के हेड्स 6 साल में ना बदलें, बल्कि एक FPR का हेड अगले 6 साल के लिए अपॉइंट करें। टफ डिसीजंस पाकिस्तान ने किए ही नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान टफ डिसीजन करेगा ना तारिक भाई,
पाकिस्तान 5 साल में ही मुख्तलिफ लगना शुरू हो जाएगा। हम इस विशियस साइकिल से निकल जाएंगे, हम वर्चुअस साइकिल में आ जाएंगे। दैट डजंट मीन कि दूध और शहद की नदियां बहेंगी, बट जो डाउनवर्ड स्लाइड है वो रुक जाएगी, हमारी ब्लीडिंग रुक जाएगी और हम कमाना शुरू कर देंगे, दुनिया में compete करना शुरू कर देंगे। एंड दैट विल बी द डे जो पाकिस्तान की यंग लोग हैं वो पाकिस्तान की एक उम्मीद से जीना शुरू कर देंगे। आई रियली होप कि हम ये कर सकें। आखिरी 1 मिनट में कुछ कहना चाहें, एक आखिरी मैसेज आप देना चाहें बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, कैसे कामयाबी हो सकती है? सर मैं ये समझता हूँ कि जो नई हमारी गवर्नमेंट है उसको जो लोकल इन्वेस्टर और लोकल बिजनेस कम्युनिटी है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकें। आखिरी सर आपका मैसेज 1 मिनट मैसेज को थोड़ा सा कम करें, ज्यादा नहीं, थोड़ा क्यों ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा कम कर दें, बिल्कुल खत्म कर दें। हमारे पास पड़ोसी ममालिक की मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मॉडल को फॉलो करते हुए 1.5 से 2 साल के अंदर हम अपने मसाइल में से बाहर निकल सकते हैं। तो वो चीजें करने की जरूरत है। वो फैसले मुल्क के लॉन्ग टर्म फायदे में, शख्सी फैसले नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान की मफाद की खातिर, पाकिस्तान को मजबूत करने की खातिर और पाकिस्तान की बका की खातिर फैसले लें। हम सब साथ खड़े हैं, हुकूमत के, ये पूरी आवाम साथ खड़ी, हुकूमत की पाकिस्तान की बका के लिए सख्त फैसले लें। बहुत शुक्रिया आसन बख्तावरी साहब आपका, साकिब खुर्शीद साहब आपका, साकिब रफीक साहब आपका और खाकान बाबर साहब आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी माहिराना राय और अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।